चलो भाई अंदर लेके चलता हूँ तुम्हें। तो भाइयों, ये एक टाइम पे एक ज़माने में हमारा कमरा हुआ करता था इधर, कि इधर टेबल होती थी मेरी, यहाँ पे मैंने पहली वीडियो बनाई थी नेविगेशन वाली, और वहाँ से शुरू हुआ था यूट्यूब का सिलसिला। पूरा चेंज हो चुका है, बहुत दिन हो गए यूट्यूब वीडियो शूट नहीं हुई। हर वीडियो में बोल देता हूँ बेशर्मों की तरह। ये देखो, ये स्टिकर थे, ये स्पेशली हमने कमरा बनवाया था ताकि पढ़ाई हो सके। अब इतनी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ किताबें रखी जाती हैं बस। ये किताबें हैं, ये ठंड हो रही है, इधर तो हीटर, पता नहीं क्या ही हो गया, हाल बेहाल है इसका। बट हम आ चुके हैं दोबारा से। अब इस कमरे में मैं शायद बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, और दिस ब्रिंग्स बैक मेमोरी। बट कुछ डिस्कस नहीं करते, मतलब जिस टॉपिक पे ये वीडियो है वो टॉपिक समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस टॉपिक पर आते हैं। ओके, हाँ जी, चलो एक सेकंड। सो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल हाई स्काई। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू अप्लाई योर आरटीआर लाइसेंस फॉर कन्वर्जन फ्लाइंग इन इंडिया। अब आप अब्रॉड से फ्लाइंग करके आ चुके हो, आपके पास सीपीएल है। सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट, आपने सीपीएल ले लिया है, बहुत बढ़िया बात है। तो चलो अब इंडिया का प्रोसेस शुरू करते हैं हम। ये उनके लिए भी ये वीडियो जो सोच रहे हैं बाहर जाने की, और जब इंडिया आएंगे तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आरटीआर लाइसेंस जो आपको चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सॉर्ट ऑफ लाइसेंस भी बोलते हैं उसे। और वो अप्लाई कौन सी साइट से होता है, तो साइट का नाम है सरल संचार। सरल संचार एक टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट साइट है जहाँ से आप तरह तरह के लाइसेंसेस अप्लाई करते हो। आरटीआर उनमें से एक आता है, बहुत सारे लाइसेंस अप्लाई होते हैं उस साइट पे। और इस लाइसेंस को अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, सबसे पहले उसके लिए बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपको 4 या 5 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मेन, जो आपको हेल्प करवाएगा अपना लाइसेंस लेने में। ठीक है, और इंपॉर्टेंस क्या है इस आरटी लाइसेंस की, देखो आरटी लाइसेंस के बाद जब वो इशू हो जाता है, जब आपके पास मिल जाता है, उसे आप एफआरटीओएल अप्लाई करवाते हो। एफआरटीओएल क्या है, फॉरेन रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस होता है एफआरटीओएल। एफआरटीओएल चाहिए होता है इंडिया में फ्लाइंग करने के लिए। क्यों, एफआरटीओएल से आपका एसपीएल इश्यू होता है, और एसपीएल से आप कन्वर्जन फ्लाइंग करते हो, और कन्वर्जन फ्लाइंग के बाद आप डीजीसी डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो। तो सारा इंटरकनेक्टेड है, पहले आरटी, एफआरटीओएल, एसपीएल, कन्वर्जन फ्लाइंग, डीजीसी डॉक्यूमेंट, ये सब है। ओके, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट जो क्या क्या हैं, देखो जैसे मैंने साउथ अफ्रीका से फ्लाइंग करी है, ठीक है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे। आपका सबसे पहले सीपीएल लाइसेंस होगा। वो अब साउथ अफ्रीका में क्या है, आपको कार्ड लाइसेंस मिलने लग गया है, और फॉर्म वाला लाइसेंस भी मिलने लग गया है, जो ऑनलाइन आ जाता है आपका। ठीक है, तो मैं दोनों लाया था। देखो कार्ड वाला तो मिलेगा ही, लाइसेंस तो लाना ही है। तो एक कार्ड वाला लाइसेंस हो गया आपका, और फॉर्म वाला लाइसेंस हो गया। इस समय एक ही रहा ना, सीपीएल लाइसेंस एक ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है साउथ अफ्रीका के अलावा कैसे लाइसेंस, सीपीएल लाइसेंस इशू होता है। फॉर्म में भी हो सकता है, वो कार्ड में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फॉर्म में, जैसे कार्ड में इशू होता है शायद। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना सीपीएल चाहिए। हाँ, और दूसरा आपको पासपोर्ट, जो ऑब्वियसली आप लाने वाले हो ना, इंडिया में घुसोगे कैसे, तो पासपोर्ट का फ्रंट और बैक, और वीज़ा, आपके कितने वीज़ा लगे वो सब का वो चाहिए आपको। तो जैसे साउथ अफ्रीका में मेरे को 2 वीज़ा लग गए, एक्सटेंड करवाया था मैंने वीज़ा, वहाँ पे थोड़ा ओवर स्टे किया था मैंने। क्योंकि सीपीएल इतने 1 साल में नहीं हो पाया था, तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता वहाँ पे। तो 2 वीज़ा लगे थे, तो उन दोनों वीज़ा, वो 2 वीज़ा चाहिए। मतलब जैसे आपको अगर 1 वीज़ा लगा तो 1, जो किसी को 2 लगा तो 2, किसी को 3 लगा तो 3। ठीक है, वीज़ा और मेडिकल, कहाँ का भी मेडिकल है आपका, फा का मेडिकल है, साउथ अफ्रीका मेडिकल है, यासा का मेडिकल है, कनाडा का मेडिकल है, आपको जहाँ से भी आपने फ्लाइंग करी है अपनी सीपीएल तक की, उसका वैलिडेट मेडिकल चाहिए आपको, जो एक्सपायर ना हो रहा हो, सून एक्सपायर ना हो रहा हो। ठीक है, वो हेल्प करवाएगा आपको अपना आरटीआर लाइसेंस अप्लाई करने में। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हेल्प करेंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिन्हें कह सकता हूँ मैं, जो हेल्प करेंगे आपका लाइसेंस, कोई दिक्कत ना है।
तो इन जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बोले हैं इन सबको आपका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है। आप स्टेशनरी शॉप पे चले जाओ, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लो इनका। और जब आपके पास कलर्ड प्रिंट आउट आ जाए तब उसको लेके आपने गेजेटेड ऑफिसर से स्टैम्प अटेस्ट करवाने, वो बेसिकली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और गेजेटेड ऑफिसर क्या है? गेजेटेड ऑफिसर कोई भी आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, सिंपल गवर्नमेंट का कर्मचारी हमें ढूंढना है एक। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले मैंने जो गलती करी है, कमिंग टू माई मिस्टेक, मेरे जो आरटी लाइसेंस है आज ही वेरीफाई हुआ है। ठीक है, आज मेरा आरटी लाइसेंस वेरीफाई हुआ है और 3-4 दिन में वो इशू हो जाएगा आरटी लाइसेंस। और उसको मैंने 12 दिसंबर को अप्लाई किया था, आज आया वो। इतना टाइम लग गया मेरे को। तो मिनिमम आपको जब लाइसेंस अप्लाई करते हो, मिनिमम आपका जो डेज हैं, जो लाइसेंस वेरीफाई होने में, जो आपने डॉक्यूमेंट करे उन्हें वेरीफाई होने में मिनिमम जो टाइम है वो 2 वीक्स का मिनिमम है। 15 दिन लग जाते हैं आराम से आपका वेरीफाई होने में। अब मेरे को क्या होता है, जब मैंने 12 को सबमिट किया था तो वो 27 को मेरे पास एप्लीकेशन आई थी कि आपसे छोटी गलती हो गई है तो दोबारा से एप्लीकेशन डालो। तो वो गलती क्या थी, जो मैंने गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाया था जो डॉक्यूमेंट, उसमें स्टैंप में उसका नाम नहीं था उस ऑफिसर का। तो इतनी छोटी सी गलती की वजह से मेरा आरटी लाइसेंस बहुत डिले हो गया। 1 महीना लग गया मेरे को आरटी लाइसेंस लाने में ही। क्योंकि आज कुछ 9 या 10 है, परसों 12 हो जाएगी। 1 महीना लग गया सिर्फ आरटी आने के लिए। तो आरटी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 2 हफ्ते में आ जाता है। मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि जो मेरी अटेचमेंट थी गेजेटेड ऑफिसर से वो गलत थी। तो ये गलती फ्यूचर में तुम ना करो, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब भी तुम गेजेटेड ऑफिसर के पास जाओगे पहले उसका स्टैंप देखना। उसके स्टैंप में उसका नाम आना चाहिए, वो क्या है, क्या कर रहा है वो मतलब किस पोस्ट पे है। तो गेजेटेड ऑफिसर आपका कोई भी गवर्नमेंट प्रिंसिपल हो जाएगा, आपका गवर्नमेंट डॉक्टर हो जाएगा, आपका एक मिनिस्टर हो जाएगा, कोई भी जिसका जान पहचान हो। इतना ही पता है देखो मेरे को, तो सिंपल कोई भी। देखो, जिससे मैंने करवाया था पहले वो तहसीलदार से करवाया था एक। उसके जो स्टैम्प था ना, उसके स्टैम्प में उसका नाम नहीं था, तो इस वजह से मेरा रिटर्न हो गया। तो मैं तहसीलदार की तो कहूँगा नहीं। देखो, तो आप ना सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट डॉक्टर ढूंढो। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके किसी के कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट लगा के गवर्नमेंट डॉक्टर ढूंढो, उसका स्टैंप उसका नाम हो, बस ठप्पा लगवाओ, सिग्नेचर करवाओ, आ जाएगा लाइसेंस। कोई इशू होएगा ही नहीं होएगा। गेजेटेड ऑफिसर कंफ्यूज है तो किससे करवाना है, गवर्नमेंट डॉक्टर बेस्ट है। या फिर आपका नोन है कोई भी जो गेजेटेड ऑफिसर हो, उससे करा लो, खत्म। हम्म, तो तो जो मैंने गलती करी वो मत करना। 1 महीना लग गया मेरे को तो। और वैसे भी जब कन्वर्जन फ्लाइंग करते हैं हम तो हमारा एक रिसेंसी पीरियड चल रहा होता है, तो उसको भी रिगार्डिंग देखते हुए थोड़ी जल्दी मचती है हम लोगों को कि यार जल्दी हो जाए ताकि रीजन हमारी लैब्स ना हो जाए। वो जाहिर सी बात है, लैब्स हो जाएगी तो ज़्यादा उड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा उड़ना पड़ेगा मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये गलती तुम ना करो, तो इसलिए है ये। और चलो, अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें सरल संचार पे लेके चलते हैं। उधर क्या क्या प्रोसेस है वो करवाते हैं, और लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाइयों, दिस इज सरल संचार की ये साइट है। एक तो ये लैपटॉप का है, तो कैमरा क्वालिटी बहुत गंदी है इसकी, वो सब छोड़ो। तो सरल संसार की साइट पे जब आप आते हो ना, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलती है कि यहाँ पे स्पीडी इस स्पीडी इशुएंस ऑफ लाइसेंस होता ही नहीं है। मतलब आप कॉन्टैक्ट लगा के किसी की जुगाड़बाजी से नहीं होता, हो सकता जैसे हो जाता था। तो पहले ही बता देते हैं, ये लोग बहुत समझदार हैं। बहुत बेसिक सा नॉर्मल इंटरफेसेस का। देखो, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें न्यू टू पोर्टल है, रजिस्टर योरसेल्फ करना है। ठीक है, रजिस्टर योरसेल्फ पे दबाया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो डिटेल्स हैं वो ठीक रहें, मतलब। और जो आपका नाम है, जो आपको जो आपका एक्चुअल नेम है, पासपोर्ट नेम है, पासपोर्ट बर्थ डेट है, सारा डिटेल्स सेम होनी चाहिए। और हाउस एड्रेस सेम होना चाहिए, हर चीज़ सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी पूछता है। कंपनी तो देखो, हम कंपनी के बाल तो है नहीं, हम हैं इंडिविजुअल हैं, WPC एग्जाम जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर जाना है, ये क्लिक कर देना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पैन नंबर डाल रहे हैं आपका, फिर पैन नंबर जो आपके पास है वो डालना है, इस पे जाके सेल्फ कर देना बस पैन नंबर।
अपना एड्रेस डालना है और देखो ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस जो भी एड्रेस है ये सेम ही रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि आप एक ही घर में रहोगे ना, ये 2-3 घर में तो नहीं रहते हो। तो इसमें आपने एड्रेस डाल दिया है, तो इसमें आप कर देना येस। अभी ये येस क्यों करवाया मैंने? इसमें एड्रेस सेम एज़ कॉर्पोरेट एड्रेस, मतलब जो आपका हाउस एड्रेस है, वो सेम है रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। सेम है ना एड्रेस तो आपका। तो इसमें भी येस करना है, फिर आपको टेलीफ़ोन मेल जो आएगा वो भी येस ही होएगा, आपका एड्रेस सेम ही रहेगा थ्रू आउट। फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, नेम, अपना नेम, डेज़िग्नेशन में आप डाल दोगे स्टूडेंट। बस ऐसे स्टूडेंट डाल देना है। एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बहुत ईज़ी है। फ़ोन नंबर डालना है, अपना जो मोबाइल नंबर है जिसपे ओटीपी आ सकता है, जो आपका है वही डालना है आपको, और ईमेल आईडी आपकी डालनी है क्योंकि आप अपने लिए बनवा रहे हो ना। सिंपल सी बात है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है। फिर वैलिडेट कर देना है, ये कैप्चा डाल के बन जाएगा। ईमेल आ जाएगी आईडी के साथ, पासवर्ड के साथ। आप लॉगिन रजिस्टर्ड होने में देखो हार्डली 2 मिनट लगेंगे इसको करने में, बहुत बेसिक स्टेप है ये, तो हर कोई कर लेता है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। ओके। ओके, तो मेरे को वो कैमरा क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने चेंज कर लिया पूरा सेटअप अपना, ठीक है? बहुत गंदी कैमरा क्वालिटी थी वो। अब ये इंटरफेस है आपका सरल संचार का। मैंने बस क्या किया, लॉगिन कर लिया अपना, और ये खुल जाएगा आपके सामने जब आप लॉगिन करोगे। तो हमें अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे जाना है। एग्जामिनेशन अभी हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप इस पर क्लिक करोगे तो लिखा आ जाएगा फॉरेन एप्लीकेंट्स हु होल्ड फॉरेन कंट्री लाइसेंस and want reciprocal license, please apply for certificate first. पहले सर्टिफिकेट अप्लाई होगा, देन यू विल अप्लाई फॉर योर आरटी एग्जाम, अगर आपको आरटी एग्जाम देना है तो। हम सर्टिफिकेट वाले हैं तो हम सर्टिफिकेट पे जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक है? अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आप जाएंगे सिलेक्ट लाइसेंस टाइप। सिलेक्ट लाइसेंस टाइप में आप आर टी आर पी पे चले जाना, इधर क्लिक कर देना डायरेक्ट कन्वर्जन पे, ठीक है? और इस पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा, उस पे चलते हैं पहले। तो जब, हाँ जी, तो इस उस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके ऊपर आईडी लिखी आ जाएगी, आपकी डिटेल्स लिखी आ जाएंगी। सिंपल सी बात है, जो आप नहीं होती है। ये सारी चीज़ें पहले से लिखी होंगी। ये जो नाम है ना, ये मैंने अभी लिखा था। और इसमें जो भी आपका नेम है पासपोर्ट में, एफआरटीएल में क्या नाम चाहिए आपको, देखो नाम तो सेम ही चाहिए होगा क्योंकि हम इंडिया में ही करने वाले हैं अप्लाई। तो इसमें नाम एकदम सेम रखना है, अपनी जो डिटेल्स है वो हमेशा एक्यूरेट रखना, ठीक है? सेंस भी वही बनती है, एक्यूरेट रखना है डिटेल्स, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइसेंस में। हम्म। और हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है उसमें एक और स्टेप था, जिसमें कलर ऑफ आईज, हेयर, एवरीथिंग पूछता है वो, ठीक है? तो वो इतना सिंपल था तो मैंने सोचा दिखाते नहीं है तो उसे छोड़ देना, मतलब उसे छोड़ मत देना, उसे अपना आप ही भर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस हाइट पूछता है, कलर जो भी आपने मेडिकल में भरा था ना वही यहाँ भर देना। सिंपल सी बात है। हाइट वाइट तो सबको पता ही लगती है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट पूछेगा, जैसे नेशनैलिटी, अगर इंडियन से बाहर हो, अगर आप इंडिया नहीं हो, यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो कर देना। कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो वो कर देना, वैसे सारे इंडियन ही होंगे जिसे इंडिया में अप्लाई करना है, ठीक है? पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स सारी एक्सपायरी, ये सारी भरने के बाद आप पासपोर्ट अपलोड कर देना। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो गेजेटेड ऑफिसर सर्टिफाइड, मतलब अटेस्टेड होना चाहिए। सिग्नेचर स्टैम्प विद नेम होना चाहिए, ठीक है? कलर्ड होना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए, क्लियर इमेज हो बस। तो ये वीजा डिटेल्स, वीजा नंबर क्या है, वीजा टाइप क्या है आपका, तो इधर लिख देना वीजा नंबर, जो आपके वीजा के ऊपर एक नंबर होगा वो लिखना है इधर। वीजा टाइप में लिख देना आप स्टडी, वीजा टाइप हो जाएगा आपका स्टडी बस। वीजा इशू, वीजा वैलिडेट क्या है, ठीक है? वीजा इशू कब हुआ था और वीजा वैलिडेट कब तक है, और वीजा इशूड बाय, जैसे मेरा दिल्ली से हुआ तो मैं यहाँ दिल्ली लिख दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? और आप अपना फोटो अपलोड कर देना, कलर्ड फोटो प्यारी सी एकदम खींच के, और क्या कहते हैं, उसे अपलोड कर देना। फोटो अपलोड करना है आपको इसमें। अब जो वीजा, जैसे मेरे को 2 वीजा लगे थे साउथ अफ्रीका में, तो दोनों का मैंने पीडीएफ लिया, मर्ज किया और अपलोड कर दिया गेजेटेड ऑफिसर साइन करा के, ठीक है? कलर्ड एकदम। तो ये करना है आपको, वरना आपकी शॉर्टफॉल आ सकती है अगर आप एक ही वीजा डालोगे। दोनों, 2 वीजा लगे 2 डालो, 3 लगे 3 डालो, 1 लगा तो 1 डालो। जितने वीजा है ना सारे डाल दो जो भी आपको पढ़ाई में लगे थे। अब नेक्स्ट पे जाओ, डिटेल्स ऑफ फॉरेन लाइसेंस। फॉरेन लाइसेंस में आप जाओगे तो यहाँ पे एफ आर टी ओ एल इशुएंस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका एफ आर टी ओ एल है, जो साउथ अफ्रीका वालों से कह रहा हूँ मैं स्पेशली, जो आप फॉरेन से करके आ रहे हो ना साउथ अफ्रीका से, तो वो साका है। सिंपल इशुइंग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है, एफ आर टी ओ एल। सिंपल आपका सीपीएल लाइसेंस की डिटेल पूछ रहा है ये। तो उसमें आपको सिर्फ सिविल एविएशन लिखना है, साउथ अफ्रीकन सिविल एविएशन अथॉरिटी, बस हो गया। यही है साका। एफआरटीएल नंबर क्या है, जो आपका सीपीएल लाइसेंस नंबर होगा ना वो यहाँ पे लिख देना है।
और इशूइंग डेट क्या थी जब सीपीएल लाइसेंस जो इशू हुआ था, जो भी सीपीएल लाइसेंस जब इशू हुआ है। एफआरटीएल की वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट पे कुछ मत लिखना, ठीक है। स्कैंड कॉपी फॉर एफआरटीएल, एफआरटीएल की जो स्कैन कॉपी होगी, जैसे मैंने क्या किया था, तो मेरे को सीपीएल लाइसेंस कार्ड में मिला था और फॉर्म में मिला था एक, ठीक है। तो मैंने दोनों का मर्ज किया, पीडीएफ कलर्ड वाला अटैच कराया और अपलोड कर दिया इसमें, बस खत्म, इतना ही करना है इसमें। और सीपीएल की अब डिटेल्स पूछेगा, सीपीएल में वही सेम आ जाएगा। अब इधर सीपीएल में क्या है, बस वैलिडिटी आपकी 1 साल रहती है, लाइफ टाइम नहीं होगा, ये अदर करके आप लिख देना, सिंपल। वैलिडिटी आपकी 1 साल होती है, एक्सपायरी डेट लिख देना, इशूइंग डेट लिख देना, सीपीएल नंबर सेम रहेगा। और इधर भी वही सेम किया था मैंने, अपना कार्ड लाइसेंस और अपना फॉर्म के अटैच करा के मर्ज करके पीडीएफ अपलोड कर दी। एफआरटीएल और सीपीएल साउथ अफ्रीका वालों के लिए तो सेम ही है। अब फा वालों का क्या है सिस्टम मेरे को नहीं पता, बट मैंने यही किया था इसमें, दोनों को मिला के कंबाइन करके अपलोड कर दिया। अब मेडिकल सर्टिफिकेट साउथ अफ्रीका वाला वही प्रिंट आउट निकलवाओ, अटैच करवाओ, खत्म हो गया। फिर आप इसे करने के बाद पेमेंट डिटेल्स। अब पेमेंट का क्या है, 5,000 की पेमेंट होगी, ये होगी आपकी भारत कोष से। और सरल संचार ने क्या किया है, अब भारत कोष को इंटरलिंक कर दिया है। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, प्लीज मेक अ पेमेंट थ्रू सरल संचार इंटीग्रेटेड भारत कोष पोर्टल। तो आप जब ये सारी डिटेल्स भर दोगे ना, तो उसके बाद 5,000 की पेमेंट करनी होगी। आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट दबाओगे ना, तो पोर्टल खुल जाएगा और वही पेमेंट डिटेल, जैसे हम एग्जाम की करते थे ना अपनी, ना मेटा कर दे रखा हो तुमने, तो वैसा ही होता है, सिंपल सा। सक्सेस रेट जिस बैंक का भी ज्यादा होगा, एचडीएफसी का ज्यादा होता है हमेशा, तो उससे कर देना। फिर डिक्लेरेशन, फिर डिक्लेरेशन में अब देखो, जैसे पूछ रहा है, जैसे आपने ये सारा स्टेप कर दिया, इसके बाद ये पूछेगा कि एनी अदर डॉक्यूमेंट है। तो मैंने इसमें क्या करा था, अपना वो डाल दिया था, रेडियो सर्टिफिकेट। एक वो होता है यार, कैसे समझाऊं, रिस्ट्रिक्टेड रेडियो होता है सीपीएल में, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है हमको, तो वो डाल दिए थे मैंने ऐसे ही कि हाँ चलो ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट में मेरे डालने की जरूरत नहीं है, मैंने डाल दिया था ऐसे ही। तुम्हारा जो भी तुम्हें लगे कि हाँ ये हेल्प कर सकता है ज्यादा जल्दी लाने में, तो डाल देना। वैसे टाइम 2 हफ्ते ही लगते हैं मिनिमम। फिर काइंडली एक्सेप्ट करने के बाद, इसको नेक्स्ट करने के बाद आपका एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। मैं वो फॉर्म दिखा देता हूँ कैसा लगेगा। हाँ, तो ऐसा फॉर्म आ जाएगा आपका। इस फॉर्म को क्या करना है, डिजिटली अगर आपके पास वो है ना, क्या कहते हैं अपना, डिजिटली अगर आपके पास आईपैड वाईपैड है ना, तो उसमें साइन करके भर देना है। अगर नहीं है तो प्रिंट आउट निकलवा के साइन करके वही अपना फोटो स्कैन करके अपलोड कर देना, बस इतना है। आखिरी स्टेप आपका यही होगा कि अपलोड करना है ये फॉर्म डाउनलोड करके, और उसके बाद आपके लाइसेंस सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं करना, बस इसमें तो इतना ही है। और चलो मैं दिखा देता हूँ कि आगे क्या होता है। तो जैसे ही आप कर लोगे ना, ये सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे दोबारा यहीं पे जाओगे, करंट एप्लीकेशन में देखना। तो जैसे ये मैंने 12 तारीख को करी थी, यहाँ पे आ रहा है 12 तारीख को करी थी एप्लीकेशन, मेरी वेरीफाई हो गई है। अब पेंडिंग फॉर लाइसेंस इश्यूएंस आएगा आपका 2 हफ्ते बाद, अगर हर चीज सही रही तो। आप हिस्ट्री में देख सकते हो जाके कि क्या क्या चल रहा है आपके लाइसेंस पे। जैसे मेरा देखो क्या क्या चल रहा था, 12 तारीख को मैंने सबमिट किया था, एप्लीकेशन सबमिटेड आया इधर लिखा हुआ। फिर 27 तारीख को मेरे को पता लगा कि मेरे में फॉर्म में थोड़ी गलती है, तो वो रिवर्ट हो गया था मेरे को। फिर 28 तारीख को सबमिट किया दोबारा से, फिर 10 तारीख को क्या कहते हैं एप्लीकेशन वेरीफाइड हो गई थी मेरी, ठीक है। इतना हुआ था। तो आप डेज दे सकते हो, मिनिमम 14 दिन लगते ही लगते हैं। और इस पे आप जा सकते हो, जो भी प्रोसेस चल रहा है आपको वेट करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, ओके। और क्या कहते हैं, ये मैंने तुम्हें बताने के लिए किया था। और कोई भी शॉर्टफॉल आएगी तो आपको मेल आ जाएगी ऑटोमेटिकली पहले ही, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी वो कह रहे हैं उन्हें दे देना और वेट करना, बस इतना ध्यान रखना जो मैंने बताया है ना, और वही करना, तो आ जाएगा लाइसेंस जल्दी से बढ़िया से। और कोई दिक्कत नहीं होती आरटी में, कभी कभी हो जाती है, और जो भी होगी देख लेना, हो जाता है, इतनी बड़ी कोई दिक्कत होती नहीं है। आरटी आराम से हो जाता है, आपका अप्लाई कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो जब आपका लाइसेंस एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद 1 हफ्ता और रुकना पड़ता है आपको, और फिर आपका लाइसेंस इशू हो जाता है, इधर हो जाता है लाइसेंस इशू आपका, फिर आप अगला स्टेप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ वीडियो एडिट हो रही है, और ये देखो तुम, हमारी मम्मी ने वहां पे वो लगवा रखा है, क्या है मम्मी वो, शीशा, मिरर। तो एक बात समझाओ मेरे को कि वहां इतना लंबा इंसान है कौन, पहले ये बताओ। जिसको देखना कुर्सी पे चढ़ के देख लो यार क्या है ये, वहां मिरर लगा रखा, पता नहीं वहां ऐसी तैसी करवा रहा वो अपनी। ओके, तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा।
और कुछ सीखा होगा आपने। तो जो भी डाउट है तो पूछ लेना, कोई भी मैंने अगर मिस्टेक कर दी है तो मेरे को बता भी देना। एंड ये इतना सा आर्ट ही तो ऐसे ही अप्लाई होता है सरल संचार से, इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, पर कभी कभी बन भी जाती हैं छोटी चीज़ें बड़ी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन, और अंटिल देन कीप वॉचिंग योर फेवरेट चैनल हाई स्काई। बाय।